नाउ 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 अब हम आएंगे पार्ट नंबर 4 पे, डीपीएसपी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हम रिवाइज करते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 3 तो पढ़ा है। तो पार्ट 1 में क्या था? पार्ट 1 में था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब जरा यहाँ पर फोकस कर लेंगे, आरआईपी गुजराती बेटे रे बेटे। तो पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र। 2 की बात करता है सिटीजनशिप यानी नागरिकता की, और किस तरह की नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता हमने ली कहाँ से? ये हमने कहाँ से ली, जल्दी बताओ। और पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट, जो हमने कल पढ़ा था, मौलिक अधिकार, और ये कहाँ से लिए हैं। ये था आर्टिकल नंबर 1 to 4, ये था आपका 5 to 11, और ये था आपका 12 से लेके 35। दिस ये हमने लिया सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, और फंडामेंटल राइट्स लिया फ्रॉम ने यूएसए। नाउ पार्ट 4 पे एंट्री मारते हैं, और 35 पे खत्म हो गया था, तो ये बताने की जरूरत ना होनी चाहिए कि 36 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा। ये 51 तक जाएगा, 51 तक जाएगा। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये है क्या, थोड़ा सा फील लेने का प्रयास करो। डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, ठीक है, निर्देश दिया गया, निर्देश दिया गया किसी को, किसको? राज्य को। राज्य क्या है अभी देखेंगे। राज्य वही है जो आर्टिकल नंबर 12 में पढ़े थे, अनुच्छेद नंबर 12 में पढ़े थे, वही है ये राज्य। तो उसको निर्देश दिए गए हैं, यानी एक तरीके से सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि इन सिद्धांतों पे चलो, इन सिद्धांतों को लागू करो लोगों के लिए। समझ रहे हैं आप? समझ गया, फील ले लिया आपने कि हाँ ये स्टेट को डायरेक्शन दिए गए, एक तरीके से सरकार को बोला गया कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इसमें लिख के गए हैं कि स्टेट सुनो, तुमको ये करना लोगों के लिए, ठीक है, अपनी ड्यूटी भूलना नहीं। जैसे कि लोगों को शिक्षा दो, इकोनॉमिक इक्वालिटी समानता लेके आओ, सबको जस्टिस दो, ठीक है, लोगों के वेलफेयर, लोकहित के लिए काम करो, हेल्थ उनकी अच्छी करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें डीपीएसपी में पढ़नी है। लेकिन सबसे पहले तो हम इसकी मुख्य विशेषताएं देखते हैं, यानी कि सेलियंट फीचर्स क्या हैं। तो जिस तरीके से हमने फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया था फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्या बोलते हैं, यूएसए, उसी तरीके से हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी को बोरो किया है। द कॉन्सेप्ट इज बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, DPSP have been borrowed from the Constitution of Ireland. Their objective is to help establish social and economic democracy. इनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायता है। डेमोक्रेसी 3 तरह की हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना काम था किसका? फंडामेंटल राइट का। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक जो पर्सपेक्टिव है वो कौन देख रहा है? डीपीएसपी। और किस तरीके से देख रहा है वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि हमारे सोशल एक्सक्लूजन्स को कम करना है। जो अब सोशल कैसे? तो सोशल मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आदमी औरत के बीच में हो गया, या फिर गरीब अमीर के बीच में हो गया, या फिर अपर जो, अगर हम देखें अपर कास्ट वही लोअर कास्ट के बीच में हो गया, तो उनके बीच का जो गैप है वो ये कम करने की बात करता है डीपीएसपी। साथ ही साथ लोगों के बीच में जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वेल्थ को लेके, ठीक है, रिसोर्सेज को लेके, उसको कम करने की बात करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करने की बात करता है। डीपीएसपीज रिफ्लेक्ट द विजन ऑफ अ वेलफेयर स्टेट एज आउटलाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये, ठीक है, संविधान में उल्लेखित कल्याणकारी राज्य के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं। यानी कि ये हमारे एक वेलफेयर स्टेट के विजन को आउटलाइन करता है कि हमारा एक स्टेट मतलब एक तरीके से हमारा कंट्री इस तरीके का होना चाहिए, मतलब एक आइडियल कंट्री स्टैब्लिश करने के लिए इसने कुछ इस तरीके से रूल्स या ड्यूटीज़ दे रखी हैं स्टेट को कि ये सारी चीज़ें करो जिससे हमारा समाज, जिससे हमारा देश ओवरऑल अच्छा बनेगा। दे सर्व एज अ मेजर टू असेस लॉज बेस्ड ऑन देयर अलाइनमेंट्स एंड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स। ये हमें संवैधानिक आदर्शों के साथ उनके संरेखण के आधार पर कानूनों का आकलन करने के लिए उपाय के रूप में काम करते हैं। अब मान लो हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको ये देखना है कि कोई जो कानून है वो संविधान की मूल्यों के हिसाब से सही है कि नहीं है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो एनविजन करके गए थे उसके हिसाब से ये लॉ या कानून बनाया गया कि नहीं बनाया गया, तो उसको टेस्ट करने के लिए भी डीपीएसपी का, उनको एसेस करने के लिए, लॉस को एसेस करने के लिए भी डीपीएसपी का यूज़ किया जाता है बाय द जुडिशरी। ठीक है, ये नोवेल फीचर्स हैं यानी नवीन विशेषता हैं, एंड दे रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एज कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऐसा अंबेडकर जी का कहना था। अंबेडकर जी का क्या कहना था कि ये एक तो नोवेल फीचर्स हैं, नवीन विशेषताएं, और ये रिजेंबल करते हैं, यानी भारत सरकार 1935 में जो अनुदेश के साधन से मिलती जुलती हैं ये। अब देखो था क्या कि एक एक्ट आया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935।
उसमें कुछ डायरेक्शन दिए गए थे वॉइस रॉय को कि सुनो वॉइस रॉय, तुमको ये करना है लोगों के लिए। उसी तरीके से अम्बेडकर जी का कहना था कि ये यहाँ पे जो डीपीएसपी हैं ये डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, जैसे उसमें दिए गए थे वॉइस रॉय को, तो यहाँ दिए गए स्टेट को, एक तरीके से सरकार को, कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है। डीपीएसपी हैव मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस। डीपीएसपी के पास नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है। मतलब ये क्या, मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शन है। देखो, मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शन का मतलब ये है कि मॉरल तो इस तरीके से है कि जैसे कि तुम्हारे मम्मी पापा चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि तुम नशे ना करो, तुम पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, तुम अच्छी अच्छी चीज़ें करो, तुम लाइफ में आगे बढ़ो। तो तुम्हारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि अगर तुमको मम्मी पापा ने पढ़ाने के लिए भेजा है कहीं पे, या फिर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे तुम खरे उतरो। अब नहीं उतरोगे तो उनका कोई चला नहीं जाएगा, और ना इतना वो कोई रोक पाएंगे। तुमको रोक थोड़ी ना पाएंगे अगर तुमने ठान ही लिया कि नहीं नहीं अपन तो बर्बादी के रास्ते पे ही चलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वो इतना तो कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर तो क्या ही कर पाएंगे वो। लेकिन एक मॉरल ड्यूटी है आपकी, यार नहीं नहीं यार, वो उनका ऐसा मानना है और उनके जो उम्मीदें उन पर खरा उतरना है। तो उसी तरीके से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की उम्मीदें हैं कि ये इस तरीके से हमारा वो होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। ना भी करोगे, सरकार अगर ना भी करेगी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं 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 क्यों नहीं कर रहे हो, इस तरीके से रोक तो पाएंगे नहीं, लेकिन ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल सैंक्शन इस तरीके से है कि लोगों को भी पता है कि हाँ ये अच्छी चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने भी, मतलब ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था कि लोग भी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, जानेंगे डीपीएसपी क्या है, और उसके हिसाब से पॉलिटिकल वोट देंगे लोगों को कि देखें यार ये लोग डीपीएसपी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डीपीएसपी में लिखा है राइट टू वर्क एजुकेशन, यानी कि शिक्षा देनी है लोगों को और काम देना है, रोजगार देना है। तो ये लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था कि लोग देखेंगे और फिर पॉलिटिकल सैंक्शन होगा, लोग इनको पॉलिटिकली अकाउंटेबल ठहराएंगे कि उसी बात पे हम आपको वोट देंगे। लेकिन लोग तो ठहरे परदेसी, वोट क्या देंगे ये आप खुद सोचो। वोट क्या देंगे लोग, वोट किस मुद्दे पे दिया जाता है आज वोट? तो वोट दिया जाता है किस मुद्दे पे, ये हमारी जात का है कि नहीं, ये हमारे धर्म का है कि नहीं है। तो उस पर दिया था। खैर उस पर हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन आप शायद समझ गए हैं कि मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शन का मतलब क्या है। अब कमेंटबाजी भी खूब हुई इसमें, जिस तरीके से हमने देखा था हमारे फेडरेशन पे खूब कमेंटबाजी हुई थी। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कुछ बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, केसी वेरे ने बोला था क्या, क्वाज़ी फेडरल, है ना। चलो चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। मॉरल परसेप्ट्स फॉर द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट, ऐसा BN राव जी का कहना था। ठीक है, तो BN राव जी का ऐसा कहना था। BN राव, बेनेगल नरसिंह राव कौन थे? ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, तो दीज आर द मॉरल परसेप्ट फॉर द अथॉरिटीज ऑफ स्टेट, राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक अवधारणाएं हैं ये। ठीक है, राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक अवधारणाएं, मॉरल परसेप्ट्स हैं फॉर द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, एक तरीके मॉरल ड्यूटी है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था कि मतलब अथॉरिटीज ऑफ स्टेट के लिए मॉरल ड्यूटीज़ हैं, वो हमने देख लिया। ठीक है, कॉन्सियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की आत्मा है। और उन्होंने ये भी बोला था फर्दरिंग द गोल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि जो सोशल एक्सक्लूजन है, लोगों के बीच में डिवीजन, उसको और कम करेगा ये जो डीपीएसपी है। फिर केटी शाह का कहना था चेक पेएबल बाय द बैंक एट इट्स ओन कन्वीनियंस, यानी कि ये उस तरीके का चेक है जो कि बैंक की कन्वीनियंस पे पेएबल है, कि बैंक का मन होगा तो वो देगा या तो नहीं देगा। बैंक का मन है तो उसको चेक को सैंक्शन करेगा, आपके खाते में पैसे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, वो बैंक की कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। एंड केसी वेरे का कहना था मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन, लक्ष्यों और आकांक्षाओं का एक घोषणा पत्र ही है, ऐसा वीरे जी का कहना था। अब आते हैं 36 से लेके 51 तक। तो आप अगर रिकॉल करें तो हमने देखा था कि 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स दिए हुए थे, लेकिन 12 और 13 में कोई अधिकार नहीं लिखा हुआ था, उनकी शुरुआत 14 से हो रही थी। उसी तरीके से 36 से लेके 51 तक में डीपीएसपी तो है, लेकिन 36 और 37 में कोई डीपीएसपी नहीं लिखी हुई है। तो क्या लिखा हुआ है? जैसे वहां 12 में क्या लिखा हुआ था, स्टेट का डेफिनेशन, तो वैसे यहाँ 36 में लिखा हुआ है स्टेट का डेफिनेशन। और मजे की बात यह है कि इसमें लिख दिया कि वही है स्टेट का डेफिनेशन जो पार्ट 3 में बताया था। तो हमारा काम कम हो गया, हमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना कि स्टेट में क्या था। तो स्टेट में क्या आ जाएगा, लेजिस्लेचर आ जाएगा, सेंटर का भी स्टेट का भी, गवर्नमेंट आ जाएगी सेंटर की भी स्टेट की भी, और
लोकल गवर्नमेंट भी, पंचायत और नगर पालिका, ये सब भी आ जाएंगी। अगर और कोई गवर्नमेंट एजेंसी जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है वो भी आ जाएगी। तो ये सब स्टेट के अंदर आ जाते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा था। ऑल ऑफ दी अबव। फिर 37 तो वहाँ 13 में क्या था कि कोई भी कानून बनाया गया जो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध होगा, यानी कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध होगा, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। यही पढ़ा था 13 में कि अगर कोई भी इस तरीके का कानून बनाया गया, चाहे केंद्र बनाए चाहे राज्य बनाए, चाहे वो एक टेम्पररी लॉ ही क्यों ना हो, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, समझ रहे हैं आप, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। अब 37 में क्या है, अभी तुमने बार बार मुझे सुना होगा चेक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ बैंक, या फिर कि मॉरल सैंक्शन है, कर देना वैसे भी, हाँ, कि मॉरल सैंक्शन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे ऐसा हो, और ना भी करोगे तो क्या ही कर लेंगे वो। क्यों? क्योंकि ये आपके नॉन जस्टिसिएबल नेचर के हैं, यानी आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, और ना ही जो जुडिशरी है हमारी, वो किसी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी सिर्फ इस ग्राउंड में कि वो डीपीएसपी को फॉलो नहीं करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 13 वाला जो आर्टिकल नंबर 13 था, वो ये बताना चाह रहा था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो जस्टिसिएबल हैं, यानी आप अगर आपने ठीक से नहीं बनाया तो वो आप जो कोर्ट है जुडिशरी, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। यहाँ तक कि आर्टिकल 32 हमें स्पेसिफिकली बता रहा था, अनुच्छेद 32, कि आप कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कि आपको राइट टू वर्क है, रोजगार का अधिकार है, तो आपके पास रोजगार नहीं तो आप कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट आपको न्याय दे देगा, नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्टेट को ड्यूटीज दी गई हैं या डायरेक्शंस दिए गए कि आप ऐसा ऐसा करो। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी पता था हमारे पास इतने तो रिसोर्सेज है नहीं, अंग्रेज दबा के लूट के गए, हम कोई डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं कि जितनी चीज़ें लिखी हैं सारी ये लोग जो हमारी गवर्नमेंट से सब कुछ दे देंगी, सब कुछ ही ऑफर कर देंगे लोगों को। और क्योंकि अब हमारी लिमिटेशंस हैं तो इसीलिए इसको हम जस्टिसेबल नहीं बना सकते हैं, नहीं तो हर कोई कोर्ट में खड़ा रहेगा कि हमें ये नहीं है, हमें रोजगार नहीं है, हमें वो नहीं है। बस हम इनको स्टेट को बता जाते हैं कि भाई हम ये चाहते हैं, इस तरीके से हमारा देश आगे बढ़े और इस तरीके से हमारा एक लोक हितकारी राज्य बने, एक वेलफेयर स्टेट बने। ठीक है, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल व्हेन मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज, ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन ये नॉन जस्टिसेबल, आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो 36 और 37 में क्या लिखा है समझ आ गया। अब एक्चुअल में जो डीपीएसपी शुरू है वो 38 से शुरू है, वो अनुच्छेद नंबर 38 से शुरू है। तो देखते हैं क्या है। अभी सिर्फ आपको समझना है, ये मत फोक करना कि सर याद कैसे होगा इतने सारे, वो है ना, तो याद हो जाएगा, याद मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के चाहे भले आपको याद हुआ हो ना याद हुआ हो, लेकिन ये तो याद हो जाएगा। ठीक है, कहानी बताएंगे, उस कहानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं डीपीएस पे चल रहा है, कमेंट सेक्शन में अलग ही रोला चल रहा है, सर यू आर अ फेमिनिस्ट और नॉट, ये कर लें पहले हैं। वाई 36 इज मेड इफ इट इज सेम, ये इसलिए बनाया गया ताकि तुम में से कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मैंने भी क्यों ही बताया तुमको, मैं जैसे 36 में बोल देता कि वही डेफिनेशन है जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे कल वाला। तो मैंने क्यों बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि मुझे पता था होंगे ऐसे लोग जो आज ही आए होंगे पढ़ने, आज तक से वो कल की क्लास उन्होंने ली नहीं होगी, सीधा यहीं से वो स्टार्ट कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने बताया। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी पता था होंगे कुछ लोग जो पार्ट 1 से नहीं पढ़ेंगे, सीधा आके टपकेंगे पार्ट 4 में। तो उनको बता तो दें कि भैया वही डेफिनेशन है जो वहाँ लिखी हुई है, तो देख लो उसको एक बार जाके, समझ रहे हो। हाँ, तो 38 पे आते हैं, स्टेट टू सिक्योर। अभी अगेन रटने की कोशिश मत करना कि हम जल्दी से रट लें आर्टिकल 38 में क्या लिखना, वो हम बता देंगे आपको। ठीक है, वो याद हो जाएगा आपको। स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट ऑफ द पीपल, मतलब ये एक तरीके से लोक हितकारी राज्य बनाने की बात करता है कि भाई लोगों का वेलफेयर करना है। कैसे? स्टेट मस्ट प्रमोट पीपल्स वेलफेयर बाई इंश्योरिंग जस्टिस देना लोगों को, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, 3 तरीके के जो हमने देखा था, प्रियम्बल में भी लिखा हुआ था। अब आपको बताना है कमेंट्स में कि जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया इनको। इट शुड ऑल्सो रिड्यूस इन इक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो 38 का जो क्लॉज ए है वो बात करता है कि पीपल, लोगों का वेलफेयर करना है और जस्टिस इंश्योर करना, जस्टिस देना, लोगों को न्याय देना है। फिर बाद में 1978 में एक अमेंडमेंट होता है, 44th अमेंडमेंट, और उसमें एक और चीज़ ऐड करी गई कि हमें असमानता को घटाना है, हमें इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। किस चीज़ में इनइक्वालिटी? इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटी में, अपॉर्चुनिटी में, यानी कि आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को घटाना है। इनइक्वालिटी क्यों? ठीक है, कि किसी के पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, किसी के पास कम, तो ये सब ना होना चाहिए। सबको ये कोशिश करना है कि सबको समान अवसर मिले। ठीक है, असमानता कम हो, आय में भी, यानी इनकम में भी, इनकम भी ऐसा नहीं किसी की बहुत ज़्यादा है किसी की बहुत कम।
ठीक है, हर चीज़ में हमें असमानता को कम करना है, स्टेटस, फैसिलिटी, इनकम, अपॉर्चुनिटी, इन सब में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, और सिर्फ इंडिविजुअल्स के बीच में इनइक्वालिटी को कम नहीं करना है, ग्रुप्स के बीच में भी। ठीक है, ग्रुप्स के बीच में भी इनइक्वालिटी को कम करना है। ठीक है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के बीच में तो कम ही करना है। एक मान लो कोई ग्रुप है, कोई एक समूह, कोई एक वर्ग है, उसके और दूसरे वर्ग के बीच में जो असमानता, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक, मान लो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, एक है मान लो कि एससी कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, तो मान लो ये एक दो हमने ग्रुप मान लिए, तो इनके बीच की जो भी इनइक्वालिटी है उसको भी हमें करना है, इंडिविजुअल्स के बीच तो कम करना ही करना है। ठीक है, देन आते हैं 39 पे। अब इसमें हमें देखने को मिलेंगे छः क्लॉज, छः क्लॉज देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से हमने आर्टिकल नंबर 19 में देखे थे ना, छः राइट्स मिले हुए थे, उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 39 में हमें 6 क्लॉज यहाँ पर पढ़ने हैं। सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाई स्टेट, स्टेट शुड वर्क टू इंश्योर। तो स्टेट को काम करना है किन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए? पहला, लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए आजीविका। व्हाट डज लाइवलीहुड मीन्स? लाइवलीहुड, आजीविका का मतलब ये होता है कि जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें, उसको बोलते हैं लाइवलीहुड। ठीक है, लिवलीहुड। जैसे कि मैं मान लो काम कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा लाइवलीहुड है, इससे मेरा जीवन यापन चल रहा है। दूसरा है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड, सामान्य भलाई के लिए संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, सही तरीके से जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, संसाधन जो भी हैं। ठीक है, अवॉइडिंग कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोडक्शन, धन और उत्पादन के संकेंद्रण से बचना है। ऐसा ना हो कि पूरी जो वेल्थ है सिर्फ, जैसे आज क्या है, आज है इनइक्वालिटी। ठीक है, ऑक्सफैम जो है इनइक्वालिटी रिपोर्ट को पब्लिश करता है और वो हमें बताता है। ठीक है, वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि, ठीक है, जो टॉप 1% है, ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करेंगे, जो टॉप 1% है उसने मैक्सिमम वेल्थ होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, यानी आप ये मान लो कि टॉप का 80%, सॉरी टॉप का 1% 80% ऑफ वेल्थ को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा, सॉरी 80 नहीं तो आई थिंक कुछ इस तरीके से ऑक्सफैम का डेटा, मतलब तो आई थिंक 2024 में डेटा आया था, इफ नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो जो 1% है, टॉप का 1% है, टॉप का 1% मतलब पैसे में रिचनेस की अगर मैं बात करूँ तो 40% से भी ज़्यादा वेल्थ है उसके पास पूरे देश की। और जो एकदम बॉटम का 50% है, एकदम बॉटम का 50%, उसके पास सिर्फ 3% वेल्थ है। तो इतनी इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो उसको कम करना है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। अगर इक्वल वर्क कर रहे हैं तो इक्वल सैलरी भी, इक्वल वेजेस भी उनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आदमी को ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है और औरत को कम, इस तरीके से। ठीक है, ई प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ एंड चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, श्रमिकों के स्वास्थ्य और बच्चों को शोषण से बचाना है। वर्कर की हेल्थ प्रोटेक्ट करके रखनी है और चिल्ड्रंस को एक्सप्लॉयटेशन, शोषण से बचाना है। प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उचित विकास के अवसर पैदा करने हैं। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, इसका भी यहाँ यहीं पे देख लो, LDC गोज टू PHC। तो एक इस तरीके से याद कर लो, एक लोअर डिवीजन क्लर्क है जो कि एक पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम करता है, तो LDC गोज टू PHC। तो L से लाइवलीहुड हो जाएगा, D से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज हो जाएगा, C से कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा, P से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो जाएगा, H से हेल्थ, वर्कर की हेल्थ एंड चिल्ड्रन हो जाएगा, एंड C से हो जाएगा यहाँ पर चिल्ड्रन, प्रॉपर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन। तो LDC गोज टू PHC। आपको क्लॉज बाई क्लॉज याद हो जाएगा आर्टिकल नंबर 39 कि भाई आप आंख बंद करेंगे तो आपको L से क्या नजर आएगा, लाइवलीहुड, D से डिस्ट्रीब्यूशन, C से कंसेंट्रेशन, P से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पे नजर आएगा। ठीक है, H से हेल्थ, वर्कर की हेल्थ, ठीक है, और उनकी स्ट्रेंथ, एंड C से चिल्ड्रन। ठीक है, कि उनकी डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर हमें अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करना है, किसको, स्टेट को। अब आते हैं 39A पे। ठीक है, ये है 39A, अनुच्छेद 39 का। दिस टॉक्स अबाउट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी गरीब एवं कमजोर वर्ग को समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता देनी है। अब इसमें जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि किस तरीके से स्टेट हमारा जो DPSP उनको फॉलो करता है। ठीक है, DPSP इसको फॉलो करता है। तो अभी आपका लोक अदालत चलती हैं, लोक अदालत में क्या है,
ठीक है। लोक अदालत में तुरंत आपका जो है डिस्प्यूट सॉल्व होता है, ठीक है। नालसा के तहत आप के अगर पास वकील नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्री लीगल एड यानी फ्री वकील आपको मिलेगा। वो बात अलग है कि वो काम चलाऊ टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, लोक अदालत के थ्रू आपको फ्री लीगल एड दी जाती है। अब लोक अदालत का गठन कैसे हुआ, तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एक अथॉरिटी उसको ऑर्गेनाइज किया गया और उसके थ्रू लीगल सर्विसेज जो एक्ट आया था, पार्लियामेंट ने पास किया था लीगल सर्विसेज एक्ट, उसके थ्रू जो है लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता दी जाती है, निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। तो एक तरीके से उस एक्ट को लाके, उस अधिनियम को लाके हमारे स्टेट ने, हमारी सरकार ने किया क्या, आर्टिकल नंबर 39A को एक तरीके से उसको फुलफिल किया, उस अपने DPSP को फुलफिल किया, ठीक है। लोगों को फ्री लीगल एड देनी है और इक्वल जस्टिस दिलाना है जो पुअर और वीकर सेक्शन है। देन 40 बात करता है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की, ग्राम पंचायतों का संगठन करना है। अब ये कैसे फुलफिल किया हमारे स्टेट ने, तो 73rd अमेंडमेंट हम पढ़ेंगे, 73वां संविधान संशोधन पढ़ा भी था हमने जब मैंने आपको 11वीं अनुसूची पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि 73वां संविधान संशोधन को 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, 73rd अमेंडमेंट से, जो कि पंचायत के बारे में बात करता है। यानी कि ये अमेंडमेंट करके और पंचायत को हर स्टेट के लिए मैंडेटरी बना देना, लागू करना, ठीक है, लागू करने के लिए, वो एक तरीके से हमारे स्टेट ने आर्टिकल नंबर 40 के तहत जो DPSP है उसको फुलफिल किया, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 41 अनुच्छेद 41, ये बात करता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। यानी कि इसमें राइट टू वर्क भी है, राइट टू एजुकेशन भी और पब्लिक असिस्टेंस भी है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट भी है, मौलिक अधिकार भी है, और यहाँ पर 41 में एक DPSP भी है। तो इसमें राइट टू वर्क है, एजुकेशन है और पब्लिक असिस्टेंस है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ें तो राइट टू वर्क समझ में आ गया। देन जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस एंड मैटरनिटी लीव, ये 42 में है कि जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर जस्ट और ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। यानी कि जो कार्य की परिस्थितियाँ हैं वो अच्छी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत ही गंदी कंडीशंस में वर्कर्स को काम करना पड़ रहा है, वो चीज़ को इंश्योर करना है। इसके लिए लेबर लॉज हमारी सरकार लाई। मैटरनिटी लीव क्या होता है, मैटरनिटी लीव होता है कि जो विमेन होती हैं, जो काम करती हैं, तो उनको जब वो प्रेग्नेंट हैं, जब उनका बेबी होता है, तो उनको लीव देनी है। इसके लिए मैटरनिटी रिलीफ एक्ट भी है 1961 का, 1961 का मैटरनिटी रिलीफ एक्ट है, जिसमें कि 28 वीक्स की मैटरनिटी लीव का प्रावधान है पहले 2 बच्चों के लिए, ठीक है, पहले 2 बच्चों के लिए 28 वीक्स, ठीक है। और 8 वीक बिफोर दी बर्थ ऑफ बेबी, मतलब जो होता है ना कि हाँ ठीक है 9th मंथ से पहले, मतलब 2 महीने पहले उनको लीव मिलनी चाहिए। तो ये सब मैटरनिटी रिलीफ एक्ट में 1961 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब कई जगहों पे फॉलो नहीं होता है, बिकॉज इंडिया में जो इकोनॉमी है मोस्टली 90% वो इनफॉर्मल सेक्टर की है। अभी ये फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है वैसे तो डेप्थ में हम पढ़ेंगे जब इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फॉर्मल सेक्टर वो होता है जो रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के अंडर में, और इनफॉर्मल वो होता है जो गवर्नमेंट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैटरनिटी लीव का प्रावधान 1961 में लाया गया था 28 वीक्स के लिए, पहले 2 बच्चों के लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। तो ये इस तरीके से इस DPSP को फुलफिल किया हमारे स्टेट ने। देन 43 बात करता है किसकी, लिविंग वेजेस एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशंस। यहाँ पे तो ये तो हो गया जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, मैटरनिटी रिलीफ होनी चाहिए, लेकिन जीविका मजदूरी मिलनी चाहिए, इतना सैलरी मिलना चाहिए, इतना भत्ता मिलना चाहिए कि उससे जीवन यापन भी चल सके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन 43A बात करता है वर्कर का पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। अब कोई भी, इसका मतलब ये है कि जैसे इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनसे पूछ के डिसीजन लेना चाहिए, कोई भी जो भी डिसीजन लिया जाए उनसे पूछ के लिया जाए, उनकी उस पर भागीदारी हो। इसीलिए आपने देखा होगा लेबर यूनियन, आपने सुने होंगे लेबर यूनियन इसीलिए बनाए जाते हैं, सो दैट उनका भी वर्क जो इंडस्ट्री है उसके मैनेजमेंट में रोल हो, वो अपनी बात को रख सकें आगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर 43A में है कि भाई जो उद्योग है उसके प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी भी होनी चाहिए।
43 भी, अब किस अमेंडमेंट से किसको जोड़ा गया वो हम बाद में देखेंगे। वैसे आप यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं साथ साथ, लेकिन इसको लास्ट में मैं आपको समराइज भी करूँगा आपको, ठीक है, चिंता मत करिए। देन 43 बी बात करता है फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे अमूल है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे कोई एक ओनर नहीं होता है, जो वर्कर होते हैं वही ओनर होते हैं, सारे लोग, कुछ लोग मिल के आते हैं और एक इंडस्ट्री बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं और कॉमन गुड के लिए एक तरीके से काम करते हैं वो, तो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है किसी आर्टिकल में। कतई नोचा। अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो मिलना चाहिए। 2 से ज़्यादा में भी मिलता है, मैं पहले 2 बच्चों के लिए बताया हूँ, 2 से ज़्यादा में मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है। अच्छा, तुम्हारे हाथ पे क्या था? लर्न कैसे रखना वो बताते हैं, अभी ना बताते हैं, चिंता मत करो, बताते हैं। समरी वमरी सब करेंगे, रुक जाओ भी, रुक जाओ, तुरंत समरी चाहिए, समरी करा तो जल्दी से इनको, चलो कर लो फिर, अभी इतना ही तुमको समरी की वो है तो। देखो, एक लड़का था, राजा नहीं था बेटा, हर कहानी में जो है राजा रानी की नहीं होती है, ठीक है, हाँ। तो ये लड़का था, आईएएस की तैयारी कर रहा था। उसको एक था कि भाई लोगों का जो है वेलफेयर के लिए मुझे काम करना है, आईएएस बन जाऊंगा, लोगों के लिए वेलफेयर काम करूंगा। या फिर मान लो कि कोई नेता वेता है जो भी है, तो उसको लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना था, ठीक है। उसने तैयारी की, लेकिन अब सबका तो नहीं हो जाता सिलेक्शन, नहीं हुआ सिलेक्शन। लोगों का ध्यान सुना स्टोरी, हाँ, लोगों का उसको क्या करना था, वेलफेयर करना था, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया अब उसका आईएएस में। लेकिन जिसका गोल है लोगों को अच्छा बनाना, ठीक है, वेलफेयर करना, वो तो अपना गोल परफॉर्म करेगा। अब वो आईएएस तो नहीं बन पाया, वो एक पब्लिक हेल्थ सेंटर का लोअर डिवीजन क्लर्क बन गया, वो एक एलडीसी बन गया, पीएचसी में क्लर्क बन गया। कहाँ? पब्लिक हेल्थ सेंटर। पब्लिक हेल्थ सेंटर कहाँ होता है? गाँव में होते हैं गाँव में। तो उसने सोचा कि इससे अच्छी जगह क्या, गांव है, गांव से अच्छी जगह क्या जहां पर मैं लोगों का वेलफेयर कर सकूं, हाँ। तो उसने सबसे पहले जब गांव के लोगों का वेलफेयर करना चाहा, तो उसने देखा ये जो गांव वाले हैं आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, कहीं प्रॉपर्टी का विवाद है, किसी ने कहीं बकरी बांध ली तो उसमें लड़े जा रहे हैं, उसका विवाद चल रहा है इनका, किसी ने किसी की बकरी चोरी हो गई उसका विवाद चल रहा है, उन्हीं सब आपस में लड़े जा रहे हैं। तो पहले तो और फिर उसने क्या किया, उसने पहले तो सोचा कि भाई इनके विवाद सुलझाओ। अब विवाद कैसे सुलझाओ, इनको पहले फ्री लीगल एड दो, विधिक सहायता दो इनको फ्री में, तभी तो इनके झगड़े सुलझेंगे, कोर्ट में जो चल रहे हैं सुलझ गया झगड़े। पंचायत ऑर्गेनाइज करी उसने कि आओ भैया सभी लोग, ये पंचायत जो बनाई गई है इससे कुछ फ़ायदा बिठाओ, आओ सभी लोग जितने भी पंचायत के लोग हैं। एक्चुअली में ऐसा होता है, ग्राम सभा की मीटिंग्स होती हैं, ग्राम सभा में सारे लोग जो जो लोग वोट देने के काबिल होते हैं, जो मतलब जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम होते हैं, वो सारे लोग आते हैं, ग्राम सभा की मीटिंग होती है, एक्चुअल में बात है, ठीक है, ट्रू है। तो उसने बुलाया, पंचायत ऑर्गेनाइज करी कि पंचायत बिठाई उसने, गाँव की आओ सभी लोग डिसाइड करते हैं अब किस तरीके से गांव का उत्थान कर सकते हैं हम लोग। तो गांव के लोगों ने बोला होगा कि भाई काम वाम नहीं है, लड़के पढ़ वढ़ नहीं पाते हैं, हमें काम नहीं है, जब बच्चे पढ़ नहीं पाते तो हम बड़े होते हैं फिर काम कहाँ मिलता है। तो उसने सबसे पहले एजुकेशन भी दिया बच्चों को और काम भी दिया, और ये भी बोला कि जहाँ पे असिस्टेंस चाहिए हो, सहायता, बताना हमें, हम देंगे, ठीक। ये लोग को काम दिया, फैक्ट्री एक्ट्री में जाने लगे सुबह झोला उठा के, साइकिल में कैरियर में बांध के। फिर उन्होंने आगे बोला उससे, एलडीसी से, कि यार जहाँ काम करते हैं ना वहाँ कंडीशन बड़ी अच्छी नहीं है। तो उसने क्या किया एलडीसी ने, उसने जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन दी है, यानी कि कार्य करने वाली परिस्थितियाँ होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, सो दैट वो लोग उन अच्छी कंडीशन में काम करें। और वेमेन के लिए मैटरनिटी रिलीफ का कॉन्सेप्ट लेके आए वो। उसके बाद उसने जो है, वर्कर का ये कहना था कि मालिक इतना खर्चा हो गया है तो एक काम ये भी कर दो
कि वर्किंग कंडीशन तो हैं ठीक है, जहाँ काम करते हैं अच्छे, लेकिन पैसा बहुत कम देता है मालिक। थोड़ा पैसा हो जाता तो ठीक रहता। तो उसने जो है क्या इंश्योर किया, लिविंग वेज मिलना चाहिए लोगों को। लिविंग वेज मतलब जिससे उनका क्या हो, जीवन यापन हो सके सही से। लिविंग वेज, जीविका मजदूरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे दिन काम करवाया और दिए कितना, 200 रुपये, ठीक है। तो लिविंग वेज मिलना चाहिए। फिर वर्कर आए, उन्होंने बोला कि मालिक इतना खर्चा हो गया है, थोड़ा सा और कर देते, अब तुम तो यहाँ रहोगे नहीं जीवन भर, तुम्हारा हो जाएगा ट्रांसफ़र, फिर तुम्हारे जैसा भला आदमी तो आएगा नहीं यार कोई। तो एक काम ऐसा, कुछ ऐसा कर दो हमारे लिए कि हमारी डिपेंडेंसी किसी पे ख़त्म हो जाए। अब तुम चले जाओगे तो फिर हम किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो उसने इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में उनका रोल को ही उसने इंश्योर कर दिया कि भाई वर्कर से पूछे बिना कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, निर्णय नहीं लिया जाएगा। कैसा निर्णय कि अब से इतने घंटे काम करना है, अब से ड्रेस पहन के आना है, या लंच का टाइम कम होगा। तो इस तरीके के डिसीजन बिना वर्कर से पूछे लिए ही नहीं जा सकते हैं। तो वर्कर के पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर दिया इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में। और जाते जाते उसने क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनको वो दे दिया, इनको फंडा बता गया कि सुनो, कब तक इस इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट रहोगे, खुद का भी कुछ बना सकते हो, समझ रहे हो, खुद का भी कुछ बना सकते हो। कुछ लोग मिलो, जैसे कुछ लोग मिलो, अपना दूध इकट्ठा करो और उसको किसी किसी के साथ, अब एक लोग तो करोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, सब लोग मिल के करो, किसी को बांध लो कि वो तुम्हारा दूध ले जाएगा, सबका उसके लिए भी ठीक रहेगा, सबका दूध तुम्हारा इकट्ठा करके ले जाएगा, तुम लोगों को भी अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो ये इंडस्ट्री में नहीं जाना पड़ेगा झोला टांग के। खत्म हो गई कहानी। अब आपको याद हो गए, कैसे याद हो गए, फिर से रिकॉल करते हैं। अब बिना देखे रिकॉल करेंगे, ठीक है। हेड्स ऑफ टू यू सर, यू आर ग्रेट। बेटा हेड्स ऑफ नहीं करना है, हेड ऑफ कर दोगे तो फिर कैसे चल पाएगा, हैं। सर आप मूवी की स्क्रिप्ट लिखो आज। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। पहले तो ये बताओ कैसा लगा स्टोरी, फिर मैं आपको फिर से वहाँ से लेके आता हूँ। मालिक आईएएस तो बना नहीं ट्रांसफ़र। अरे भैया एलडीसी वगैरह का नहीं होता क्या ट्रांसफ़र, अब सचिव जी का नहीं हुआ था ट्रांसफ़र, हैं। इसको तो एलडीसी से प्राइम मिनिस्टर बनाओ, अच्छा अच्छा, ओके। चलो, अरे सर पब्लिक सर्वेंट, अच्छा। अच्छा अच्छा, कोलकाता में तो कोई गया क्या। चलो, अब हम यहाँ पे, अब आप आंख बंद करो सभी लोग, ठीक है। 38, पहले लोगों को वेलफेयर करना था, उसको लोगों का वेलफेयर, तो वेलफेयर लोक हितकारी राज्य बनाने की बात करता है। और दूसरा क्लॉज है मिनिमाइज करना इनक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। देन आते हैं 39, एल डी सी गोज टू पी एच सी लोअर डिवीजन क्लर्क, तो एल लेवलीहुड, डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, सी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, पी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एच हेल्थ ऑफ वर्कर्स, एंड सी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एल डी सी गोज टू पी एच सी। फिर एल डी सी ने किया गया था, गाँव में गया था, गाँव में पहले तो लोगों के विवाद सुलझाए, तो फ्री लीगल एड टू पुअर 49, 39A। देन फिर पंचायत ऑर्गेनाइज करी 40। देन फिर पंचायत ऑर्गेनाइज करी तो फिर लोगों ने क्या बोला, काम दिला दो थोड़ा सा मालिक, तो राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस 41, ओके। देन 42 में क्या था कि मालिक वर्किंग कंडीशन ठीक करवा दो, मैटरनिटी लीव दिला दो हमारी महिलाओं के लिए, तो वो किया 42। देन देन मालिक इतना खर्चा हो गया है तो लिविंग वेज दिलवा दो 43। देन हमारा पार्टिसिपेशन इंश्योर कर दो इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A, 44 नहीं। देन कुछ ऐसा बता दो मालिक कि हम अपना खुद का धंधा कर सकें 43B, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ख़त्म, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी अब आते हैं 44। 44 कितना इक्वल टाइप नहीं लग रहा, 4 4 दोनों जुड़वा भाई हैं, कितना यूनिफॉर्मिटी लग रही है दोनों में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान से लग रहे हैं दोनों, है ही समान दोनों। तो समान नागरिक संहिता दी है 44 में। और हाँ आंखें खोल लो भैया, हाँ ऐसा नहीं कि आंखें बंद किए हुए हैं, वैसे तुम लोग इतने भोले तो नहीं होगे लेकिन फिर भी, हाँ हाँ आइज़ खोल लो, हाँ। तो यूनिफॉर्म समान नागरिक संहिता, स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। व्हाट डज यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स, इट मीन्स जितने भी, अच्छा कल एक क्वेश्चन आया था अगर तुमको याद हो, आर्टिकल 44 मैंने बोला था कल, याद दिलाना क्वेश्चन है ना इस तरीके से। तो देखो इसमें ये बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड
कि जो कानून हैं, जो लॉज हैं, वो सब धर्मों के लिए एक समान लागू होंगे, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे कुछ किसी भी धर्म से हो, सेम कानून होगा। जैसे अभी अभी नहीं है क्या कई जगहों में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुसलमानों में अभी, मुस्लिमों में ट्रिपल तलाक नहीं है, लेकिन पहले तो था तलाक तलाक तलाक। तभी शायरा बानो आई, उनका कहना था कि हिंदुओं में तो सही है, हिंदुओं में तो सही है, पूरे जीवन भर एलिमनी देनी पड़ती है अगर डिवोर्स होता है तो, ठीक है, महिला के गुजारा के लिए भत्ता देना पड़ता है, एलिमनी बोलते हैं उसको, पूरे जीवन भर। यहाँ तो जो इद्दत पीरियड होता है, मुसलमानों में इद्दत पीरियड होता है, ठीक है, आई थिंक इद्दत पीरियड कुछ तो ऐसे 3 महीने टाइप होता है, कुछ ऐसा ही होता है, इद्दत पीरियड बोलते हैं उसको। कि आपने तलाक 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 बोला तो तलाक हो गया तुरंत, ठीक है, तुरंत तलाक हुआ, बस 3 बार बोलना है, और सिर्फ इद्दत पीरियड के दौरान ही एलिमनी देनी है, बाकी छुट्टी। तो शायरा बानो का कहना था कि भाई ये कैसा है, हिंदुओं की औरतों का सही है, उनके लिए तो है कि पूरे जीवन भर उनको, हमें हमें क्यों नहीं। इसने इसने मेरे पति ने इतने साल हो गए शादी के, अब इसका मन हुआ है किसी और से शादी करने का, इसमें हमारी क्या गलती है। तो मतलब इस तरीके से उसमें था, तो समान तो कानून नहीं था, अभी भी ज़्यादातर नहीं है। हिंदू का अलग से कई सारी चीज़ों में उनके अलग लॉज रहते हैं, मुसलमानों के अलग रहते हैं, इस तरीके से सब धर्मों का कुछ ना कुछ रहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ये होगा कि सारे धर्मों के लिए एक तरीके से कानून लागू होगा, दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक। तो ये चीज़ है। तो आर्टिकल नहीं, कहीं ना कहीं 25 को ये हिंडर करता है, क्योंकि आर्टिकल 25 या फिर हम बोल सकते हैं जो रिलीजियस फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम हमें क्या बताती है कि हर धर्म को अपनी आज़ादी की अपनी तरीके से चीज़ों को करे। और यही बात उठाई थी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जब ट्रिपल तलाक वो हुआ था, इनवैलिडेट, ये सारी चीज़ें, कि भाई ये हमारे धर्म की चीज़ है, आप इसमें दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्टली गोवा लिखा है, अच्छा, ठीक है, उत्तराखंड में। देखो भैया, गोवा और उत्तराखंड का रहता है, कुछ लोगों को गोवा लगता है, कुछ लोगों को उत्तराखंड लगता है कि कहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले लागू हुआ। तो उत्तर होगा इसका उत्तराखंड, ठीक है। अब गोवा का क्या लेना देना है तो वो समझ लो, ठीक है। गोवा का ये लेना देना है कि गोवा में सबसे पहले लागू तो हुआ था, लेकिन वो इंडियन लॉज के हिसाब से नहीं हुआ था, वो जो पोर्चुगीज़ है, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर बात करेंगे तो इट वुड बी उत्तराखंड, जहाँ पे अभी रिसेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ। कहाँ पर? उत्तराखंड में। गोवा का क्या सीन है मैंने आपको बताया, पोर्चुगीज़ वहाँ पर पहले रूल कर रहे थे, तो पोर्चुगीज़ लॉ के हिसाब से वहाँ यूसीसी लागू हुआ था प्री इंडिपेंडेंस। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर पहला स्टेट बात करेंगे तो उत्तराखंड होगा। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 45 पे। 44 तक आपको आर्टिकल बाई आर्टिकल याद हो चुका है कि नहीं हो चुका है। अब 45 से आते हैं, बच्चे कितने हैं? 45, 40, 47, 48, 49, 50, 51। 45 क्या बात करता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर की एंड एजुकेशन की। आर्टिकल 21A में जो आज लिखा हुआ है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, वही पहले आर्टिकल नंबर 45 में लिखा हुआ था, ठीक है। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है, यही पहले लिखा हुआ था। कहाँ पे? आर्टिकल नंबर 45 में। लेकिन 86th अमेंडमेंट से क्या किया गया? इसका सब्जेक्ट मैटर बदल दिया गया, इसके सब्जेक्ट मैटर को यहाँ डाल दिया गया। तो इसमें क्या बदलाव किया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा को तो चलो 21A देख रहा है, लेकिन 0 से 6 वाले उनका क्या होगा? जो 6 से नीचे, तो उनके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर देना है, वो स्टेट का काम दे देते हैं। ये एक तरीके से 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिलना चाहिए, इसको एक क्या बना दिया हमने? एनफोर्सिएबल राइट या जस्टिसिएबल राइट बना दिया कि भाई अगर नहीं मिलेगी तो कोई कोर्ट भी जा सकता है। और ये अर्ली चाइल्डहुड केयर, जैसे आपने सुना होगा आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी में बच्चों के खिलौने आते हैं, हाँ, खाने के लिए राशन आता है। वो बात अलग है कि आंगनवाड़ी की महिला उसको बच्चों तक पूरा सप्लाई नहीं हो पाता है वो, ठीक है, लेकिन आता तो है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं बच्चों के न्यूट्रिशन को इंश्योर करने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए खिलौने वगैरह आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं बिलो द 6 years ऑफ एज। तो आंगनवाड़ी सिस्टम ला के एक तरीके से आर्टिकल 45 को ही तो इम्प्लीमेंट कर रहा है हमारा स्टेट, ठीक है। तो 86th अमेंडमेंट ने इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया और उसी ने 21A को ऐड किया था। 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। तो जो SC ST या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके अनुसूचित जाति जनजाति उनके और या कमजोर वर्ग है, उसके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। ये 46 बात करता है। 48 इसकी बात करता है कि एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करना है और एनिमल हस्बेंड्री को,
ठीक है, नहीं कृषि को और अच्छा करना है और जो पशुपालन संगठन है उसको और बेटर करना है। ठीक है, पशुपालन जो संगठन है उसको और बेटर करना है। और क्या प्रोहिबिट करना है? स्लॉटर ऑफ काउज, काव्स एंड यूजफुल कैटल, यानी कि जो गाय हैं, बछड़े और उपयोगी जो मवेशी हैं उनके वध पर प्रतिबंध लगाना है। लेकिन क्या लगा है? द आंसर इज नो। ठीक है, आपको भी पता है जो गाय वगैरह होती हैं, ठीक है, गाय वगैरह होती हैं तो उनका दूध निकाला जाता है, और जब वो दुधारू नहीं होती हैं, दूध नहीं दे पाती हैं, उनको कसाई खाने भेज दिया जाता है कटने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको फीड करने में खर्चा जो इतना आता है। ठीक है, वैसे जो पहले गाय पाली जाती थी आउट ऑफ लव, केयर, ये सारी चीज़ें गाँव में है रहती हैं ऐसी जगह, लेकिन मोस्टली जो गाय हैं उनको सिर्फ दूध निकालने का एक जरिया माना जाता है। ठीक है, आपको पता है गलत तरीके से उनका बर्थ होता है, गलत तरीके से दूध निकाला जाता है ना, क्या क्या होता है, गंदी कंडीशन में वो बेचारी रहती हैं, और जैसे ही दूध देना बंद किया उनको कसाई खाने भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 48 में ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, मतलब ऐसा स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, 47 अगर बात करें, ये ड्यूटी देता है टू रेज न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ, पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का कर्तव्य दिया गया है। कि न्यूट्रिशन रेज करना है, तभी आपको पता है मिड डे मील का कॉन्सेप्ट लाया गया, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना और पब्लिक हेल्थ अच्छी करनी है। 48 में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा स्टेट को डायरेक्शन दिया गया। फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगेन इसको भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया, लेकिन वो हम आपको बताएंगे अभी कैसे कैसे क्या किया गया। ठीक है, और ये भी डीपीएसपी याद करवाएंगे, चिंता मत करिए। 49 बात करता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने की, न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने की, ये स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है, सो दैट ये अपने अपनी बाउंड्रीज में काम करें। याद करो, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ फंक्शंस, याद आया कुछ? याद आया कुछ? डिवीजन ऑफ फंक्शन, सेपरेशन ऑफ पावर, वही है ये। 51 आखिरी है, दैट इज टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। ठीक है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है। जस्ट एंड ऑनरेबल कंडीशंस मेंटेन करके रखनी है अपने नेबर्स के साथ, जो हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है, उनके साथ जस्ट एंड विद आर नेबर्स। ठीक है, जो है कॉमन आर्बिट्रेशन के थ्रू लोगों, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको सुलझाना एक तरीके से, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको कॉमन आर्बिट्रेशन करके उन डिस्प्यूट्स को एक तरीके से इंटरनेशनल पीस को सिक्योर करना है। तो इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी को प्रमोट करना है और जस्ट एंड ऑनरेबल कंडीशंस मेंटेन करके चलनी है विद आर नेबर्स। अब हमने 44 तक सर देख लिया था, अगर आपको याद हो। हमें 45 ऑनवर्ड्स देखना है, याद करना है किस तरीके से हम इसको याद करेंगे। ठीक, ओके। 45 तो आई थिंक याद हो गया होगा आपको। 45 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अर्ली चाइल्डहुड केयर। ठीक है, 46 से याद करते हैं। अब वही एलडीसी की स्टोरी क्यों ना ले लें। वो एलडीसी जो है उसने सोचा यार SC ST के लिए कुछ काम करते हैं। ठीक है, ओके, SC ST के लिए भी कुछ काम करते हैं, तो उनके इंटरेस्ट के लिए इसने काम करना शुरू किया, SC ST और वीकर सेक्शन के लिए। कैसे? उसने सबसे पहले तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को क्या किया, एग्रीकल्चर, सॉरी, पहले तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले उनका न्यूट्रिशन रेज करना चाहा, लिविंग स्टैंडर्ड रेज करना चाहा, और पब्लिक हेल्थ। कैसे? इसी में ध्यान रखना, 47 में लिखा है प्रिवेंट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, प्रिवेंट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। इंटॉक्सिकेंट क्या होता है? क्यों इंटॉक्सिकेंट क्या होता है? अद्धा, दारू। ठीक है,
तो जब उसने SC ST का वो करना का सोचा कि भाई ठीक है कुछ करते हैं इन लोगों के लिए, तो उसने पाया कि ये लोग जो हैं अभी बहुत ज़्यादा लिप्त हैं इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स में, ड्रग्स में। तो इनमें ये लिप्त हैं, तो इनमें ये लिप्त हैं, तो इनका अब क्या करना पड़ेगा, इनका न्यूट्रिशन रेज करना पड़ेगा। अब कैसे न्यूट्रिशन रेज होगा? अब इन लोगों को तो कुछ पीने की आदत पड़ी है, क्योंकि इन लोगों को कुछ पीने की आदत पड़ी है, तो एक काम करते हैं, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एनिमल्स रहेंगे तो वो नहीं पियेंगे इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स, क्या पियेंगे? दूध पियेंगे। फिर क्या पियेंगे? दूध पियेंगे। और दूध पियेंगे, एनिमल रखेंगे, तो भाई एग्रीकल्चर भी साथ साथ में कर लेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग हो जाएगी इनकी, है ना। पढ़ाते ज्योग्राफी में मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं जब आप एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों करते हो, और फिर उनको जानवरों को खिलाने के लिए चारा भी मिल जाएगा एग्रीकल्चर से। ठीक। अब ये तो क्या, अब दूध पी के कुछ सोसाइटी के लिए भी करना है कि नहीं करना है, कि बस दूध पी के बैठे हुए हैं बस मोटे हो गए एकदम, ऐसा तो नहीं है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाया उसने, फॉरेस्ट को बनाया उसने, वाइल्ड लाइफ को इम्प्रूव किया, तो ये सारे काम करवाए उस LDC ने। अब सारा ठेका उसने तो ले नहीं रखा है कि वो जुडिशियल एग्जीक्यूटिव को भी सेपरेट करेगा। ठीक है, तो ये दो, अच्छा एक तो इसमें मिसिंग है भैया, एक मिसिंग है यहाँ पे, 50 वाला तो मिस हो गया। ठीक है, 50 वाला तो मिस हो गया जी भैया, मैंने भी नोटिस नहीं किया, आपने तो नोटिस, कुछ लोगों ने तो किया होगा पक्का। ये आपका 50 है, मैंने नोटिस नहीं किया, फ्लो में बता दिया, दिस इज योर 50। 49 यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, आर्टिकल 49 है ये। ठीक है, दिस इज आर्टिकल नंबर 49 विच टॉक्स अबाउट कंजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स जैसे जो हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ठीक है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की जो प्लेसेस हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना ये काइंड ऑफ स्टेट को ड्यूटी है। ठीक, तो उसने लोगों से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाया, देन मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करवाया, उनकी साफ सफाई आसपास करी, है ना। ताजमहल आप देखते रहते होंगे, कई सारे वीडियोस आते हैं कि फॉरेनर आके साफ सफाई कर रहे हैं ताजमहल के आसपास की जो गंदगी फैली हुई है। तो उसने क्या किया, SC ST के लिए उत्थान के लिए काम किया। कैसे? उसने देखा कि लोग ड्रिंक्स बहुत ले रहे हैं, तो इनका न्यूट्रिशन का लेवल रेज करना पड़ेगा, तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करवा दिया उसने। ठीक है, और स्लॉटर वगैरह रुकवाया काउज और काव्स का। देन उससे दूध दूध पिला के उनसे काम करवाया। क्या काम करवाया? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाया, एंड देन मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करवाया। 50 और 51 आप खुद से याद कर सकते हैं। जुडिशियल एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना है, और 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा के शांति का पाठ का जो है, शांति का प्रचार करना है, सिंपल। 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा के। फिर से रिकॉल करते हैं, आंखें बंद करेंगे सभी लोग। तो फिर से रिकॉल अभी हम यहाँ बीच से कर रहे हैं। 44 में हमने देख लिया था यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 में अर्ली चाइल्डहुड गया, देन 46 में SC ST, ठीक है, उनका उत्थान करना है। 47 में वो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स ले रहे हैं, उनका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन रेज करना है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, एंड हेल्थ। उसके लिए एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज किया, 48 और स्लॉटर को प्रिवेंट किया, 48A एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाया, 49 मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करवाया, 50 जुडिशियल एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना, 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड जस्ट एंड ऑनरेबल कंडीशन विद आवर नेबर्स। याद हो गई सारी की सारी DPSP आपको? सारी DPSP रट गई आपको? ओके, वॉइस कटिंग? क्या वॉइस कटिंग? फोर्टी नाइन और 50 मिक्स हो गया है, मिक्स हो गया तो उनको अलग करो, देखो कोई सेपरेशन टेक्निक लगाओ, सेपरेशन टेक्निक कुछ लगाओ, मिक्स हो गया तो। सर ये स्टोरी नोट्स में लिख देना प्लीज, सारी चीजें एकदम परोसी हुई मिल जाएं, क्यों? ओके, नथिंग इज कटिंग, ओके ओके। 50-50 जो है इन दोनों को अलग अलग कर लेना है, 50 तुम लो 50 तुम लो, यानी कि दोनों अलग अलग हो जाओ, 50 तुम लो 50 तुम लो, बस। कोलकाता में जोर का झटका लगा है, अच्छा। कोलकाता तो उतना प्रोन नहीं है वैसे अर्थक्वेक्स के लिए। ओके, आरएन पटेल जो है इसी में खुश हुए जा रहे हैं,
4950 मिक्स हो गया। स्पैम करता रहता हूँ, याद तो बाद में कर लूँगा, स्पैम कर दूँ पहले दबा के, याद तो होता रहेगा। उतना ही बेटा टाइम लगा के थोड़ा सा देख लो कि कैसे याद कर लूँ। जैसे एक स्टूडेंट लिखा कि 50 जुडिशरी दे 50 एग्जीक्यूटिव ना, क्यों दिमाग लगाए फालतू में, स्पैम कर लूँ पहले दबा के थोड़ा सा। उसी उसका जो आनंद है वो कहाँ मिलता है आजकल, क्यों लगे स्पैम में। अब ना लगे सब पढ़ाई में, ये अपना स्पैम में लगे हुए हैं। मिल गया है सब, मिल गया है सब। हम अलग करके देंगे, अब इनके दिमाग में घुस के अलग करेंगे इन बैठ के। क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो उनका वर्गीकरण किया गया है, कहाँ किया गया? कहीं नहीं किया गया, संविधान में नहीं किया गया, ये हम कर देते हैं। पहली बात तो ऐसा वर्गीकरण संविधान में नहीं है, ये पढ़ने की सूटेबिलिटी के हिसाब से कर दिया जाता है, ठीक है। तीन उसमें कैटेगरीज में सोशियो इकोनॉमिक बोल दिया जाता है, एक गांधीयन डीपीएसपी बोल दी जाती है, और एक लिबरल इंटेलेक्चुअल बोल दी जाती है, ठीक है। ओके, लिबरल इंटेलेक्चुअल। चलो, सो ले ले नहीं नहीं ले 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 बोल रहे हैं आर्टिकल 49 आपने गलत लिखा है, तो गूगल कर लो, दिक्कत है तो। अगर ये नहीं होता तो गूगल कर लो, देख लो एक बार ना। रुक जाओ, इसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए, क्लास को डिस्टर्ब करने की सज़ा तो मिलनी चाहिए। अच्छा, एपी सेंटर बांग्लादेश, अच्छा ओके, ठीक है। तो अभी आते हैं सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे। अच्छा, आई थिंक हो सकता है कोई क्लास में अभी पीछे पड़ा हो, है ना, मतलब काफ़ी पीछे हो, तो ये वाली चीज़ की वजह से हो सकता है लिखा हो। खैर, तो सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल प्रिंसिपल्स, सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत, ठीक है। अब ये हैं क्या? तो एक्चुअल में सोशलिस्टिक, हमने जितनी भी डीपीएसपी अभी हमने पढ़ी हैं, जितनी भी हमने डीपीएसपी पढ़ी है, उनको हम तीन क्लासेस में, जैसे हमने तीन बकेट्स बनाई, ठीक है। और हमने देखा ये डीपीएसपी किसके बारे में बात करती है? सोशलिज्म को लेके बात करती है। सोशलिज्म वी नो कि समाज में इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, ठीक है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लोगों का जो लोगों को लेके है, ठीक है, सोशल, एक तरीके से सोशल डीपीएसपी, तो उसको हमने सोशल वाली बकेट में डाल दिया। गांधीयन प्रिंसिपल्स वो है, गांधीयन डीपीएसपी वो है जो गांधी जी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। गांधी जी चाहते थे कि पंचायत बने, गांधी जी चाहते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, गांधी जी का मानना था कि लोग ये सब दारू वारू ना पिएं, एग्रीकल्चर, मतलब गांव पे ज़्यादा, जो गांधी जी थे वो गांव पे ज़्यादा फोकस थे। लिबरल प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल, जो कि ना तो सोशल में है ना गांधी से हैं, वो लिबरल इंटेलेक्चुअल उदारवादी हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, जैसे कि मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि इंटरनेशनल पीस, ना तो सोशल से कोई लेना देना है ना गांधी जी से कोई लेना देना है, तो वो हो जाएंगे आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल में। तो चलिए हम पहले खुद से, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं, एग्जांपल्स तो मैंने आपको दे ही दिए हैं, तो आप यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। सो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स आर एम फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, फोकसिंग ऑन इक्वालिटी एंड अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। इसमें आर्टिकल आते हैं 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। गांधीयन डीपीएसपी की अगर बात करेंगे तो इसमें 40, 43, 46, 47, 48, अब ठीक है, और लिबरल इंटेलेक्चुअल में ये। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, जैसे 47 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब हमने डीपीएसपी पढ़ा था तो डीपीएसपी एक चीज़ तक लिमिटेड नहीं था, वो बहुत वाइड था, ठीक है, वो बहुत वाइड था। तो ड्यूटी टू रेज न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें किस पे हो गई? ये सोशलिस्टिक में चली जाएंगी। लेकिन जो प्रिवेंट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स है, ये गांधी जी का मानना था, दारू वारू नहीं होनी चाहिए इतना, ठीक है। तो इसका कंजम्पशन को प्रिवेंट करना है, तो ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा गांधीयन वाले में। तो 47 इसलिए तुमको देखने को मिलेगा दोनों में, सोशलिस्टिक में भी और गांधीयन में भी, ठीक है। जैसे 40 पंचायत था, 43 क्या था, रिकॉल करो, 43 क्या था? व्हाट वाज 43? लिविंग वेज, रहने योग्य भत्ता। 46 क्या था, रिकॉल करो, SC ST। 47 क्या था, ठीक है, 47 अभी हमने देखा, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक का कंजम्पशन को प्रिवेंट करना। 48 क्या है? 48 है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। देन बात अगर करें लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे, तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, अर्ली चाइल्डहुड केयर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है, मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है,
50-50 आधा आधा कर देना है, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर देना है, और 51 इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, जस्ट एंड ऑनरेबल कंडीशंस मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है। ये क्लासिफिकेशन कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, आखिरी तो नहीं, सेकंड लास्ट है, एंड दैट इज डीपीएसपी एडेड थ्रू अमेंडमेंट। तो हम बीच बीच में देख रहे थे कुछ डीपीएसपीज को अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। तो कौन कौन सी डीपीएसपीज हैं और किस अमेंडमेंट से इनको ऐड किया गया वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 42nd अमेंडमेंट, 42वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, ये 42nd अमेंडमेंट है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 1976 में वो इसने 4 डीपीएसपीज को ऐड किया, एडेड 4 DPSPs, 39 क्लॉज F, 39A, 43A, 48A। ये बात करता है चिल्ड्रन के हेल्दी डेवलपमेंट के बारे में, ये बात करता है फ्री लीगल एड टू पुअर के बारे में, ये बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तुमको ये सब तो देखना ही नहीं चाहिए, पहले खुद से तुमको देखो आर्टिकल और सोचो कि इस आर्टिकल में क्या था, ये फिर बाद में देखो। जितना खुद के दिमाग को दौड़ा सकते हो, चला सकते हो, चलाओ। ठीक है, तो ये हमने देखा था LDC गोज टू PHC लास्ट में था। ठीक है, फ्री लीगल एड टू पुअर, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये किसकी बात करता है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करने की। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ये मत कि नहीं नहीं सर हमें तो याद नहीं हो रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा है। आप ये एक्टिविटी करोगे, MCQs लगाओगे, तो धीरे धीरे अपने आप याद होगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बांग्लादेश बम बना रहा है, अच्छा, सब क्लास को छोड़ के सारी चीज़ें इधर उधर की देखे डाल रहे हो, है ना, कि बांग्लादेश बम बनाया डाल रहा, शेख हसीना ने बम विस्फोट करवा दिया होगा अभी तो, है ना। चलो, तो 44 ने देखा 4 DPSP ऐड करी, बाकी 44 से एक ऐड हुई, 86 से एक ऐड हुई और 97 से एक ऐड हुई। 44 से वो 38 का क्लॉज 2 टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी वाली चीज़ ऐड हुई। 86 से आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज हुआ और उसमें ऐड हुआ अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी जो 0 to 6 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनको केयर करनी है, केयर देनी है। 97th बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियों की। 97th अमेंडमेंट जहाँ पे भी आए, जैसे 42nd में तो इतनी सारी चीज़ें करी और भी बहुत सारी चीज़ें करी थी। 97 तो मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, गांठ बांध लो तुम एकदम। कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं दिख जाए सीधे 97th अमेंडमेंट मारो, 97th अमेंडमेंट कहीं दिख जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी सीधा मारो तुम। ठीक है, और 86 अमेंडमेंट कहीं दिख जाए तो एजुकेशन, बच्चों की केयर मार दो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हमारे 4 अमेंडमेंट हुए हैं DPSP में, 42, 44, 86 और 97। 42 से 4 DPSP ऐड हुई और 44, 86 और 97 से एक एक ऐड हुई। ठीक है, क्लियर है। अब याद कैसे रखना है 42nd वाले को, ऐसे याद करना है कि गरीब मजदूरों के जो बच्चे हैं उनसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाओ। इससे तुम याद कर सकते हो, मैंने ऐसे याद किया था अपने प्रिपरेशन टाइम में, ये भाई अब कैसे याद रहे। तो गरीब मजदूरों के बच्चों से एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कराओ, गरीब मतलब पुअर, फ्री लीगल एड टू पुअर 39A। ठीक है, आंख बंद करके, आंख मेरी बंद है तुम भी बंद करो, सोचो। ठीक है, गरीब पुअर, फ्री लीगल एड टू पुअर 39A। मजदूर मतलब वर्कर। ठीक है, वर्कर टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A। ठीक है, मजदूरों के बच्चों मतलब चिल्ड्रन मतलब LDC गोज टू PHC यानी 13 क्लॉज F। ठीक है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, हेल्दी डेवलपमेंट या फिर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और उनसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाना है, एनवायरनमेंट 48A।